हेलो दोस्तों, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुदवानिया एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास के जो भी चल रही है सीरीज उसको ही कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से हम जो पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं उनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप उनको देखते हैं तो हमारे इस पार्ट में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और इसमें हम सीरीज बाय सीरीज, टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट हो जाइएगा आज के लिए और एक मज़ेदार सत्र को स्टार्ट करते हैं। 30 से 40 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है और इंटरेस्टिंग वे में पूरा स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में, है ना? इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं टॉपिक के साथ में, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के साथ में, वो सभी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और आज का जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, समझने वाला है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तो आप इसको जो है रट नहीं सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार कैसे करके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना फंक्शन करती है। तो ठीक है बेटा, समझिएगा इसको। हाँ, देखिए ये पार्ट 5 है। सबसे पहली बात आपको ये चीज क्लियर करनी है कि यह क्या है, कौन सा पार्ट है ये। तो ये पार्ट 5 है, ये पार्ट 5 है। इस पार्ट को आपको कवर करना है यहाँ पे। पार्ट 5, ठीक है, ये हो जाता है यहाँ से। इससे पहले के जो 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। इसमें जो टॉपिक है वह है कोशिका कला द्वारा परिवहन। टॉपिक क्या है आज का प्यारे बेटा? ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जो हम कोशिका कला लगातार पढ़ रहे हैं, ये फिगर आप पिछले 2 वीडियो से लगातार देख रहे हैं, इसको मैं इसीलिए लाया हूं जिससे आपकी मेमोरी जो है वो लिंक कर सके, उससे जोड़ सके। तो देखिए बेटा, ये फिगर जो आपने देखा है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। किसने दिया था इसको? इसको सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। कब दिया था प्यारे बेटा, कब दिया था इसको? तो इसको 1972 में उन्होंने इसको प्रपोज किया था, दिया था। नाम क्या रखा था इसका? इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रखा हुआ था। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। इसमें 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। 2 तरह की प्रोटीन पाई जाती है। एक इंटीग्रल प्रोटीन हो जाती है जो ये वाली दिखाई गई है, और एक पेरिफेरल प्रोटीन हो जाती है जो इस तरह की ये दिख रही है आपको। क्लियर है ना? तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वह कैसे सबस्टांसेस को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने देती है, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखिएगा, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन में पहला पॉइंट जो है वह है कोशिका कला द्वारा कोशिका के बाहर वाले स्थान से कोशिका के अंदर वाले पदार्थ का आवागमन कुछ प्रक्रियाओं द्वारा संभव होता है, जो निम्न प्रकार हैं। अब हम कुछ स्टेप पढ़ेंगे जिनके द्वारा जो सबस्टांसेस कोशिका के बाहर होते हैं, है ना, वो अंदर आते हैं, या फिर अंदर जिन पदार्थों की अधिकता हो जाती है ना, एक्सेसिवनेस हो जाती है, ज्यादा हो जाते हैं, वह पदार्थ बाहर कैसे जाते हैं, उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनको समझना और देखते हैं कि आखिरकार क्या होता है। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो टॉपिक है मेन, वो यहाँ से कवर करते हुए हम समझते हैं पहला पॉइंट, जिसके द्वारा कोशिका के बाहर जो पदार्थ हैं वह कोशिका के अंदर आते हैं, या फिर कोशिका के अंदर जिन पदार्थों की अधिकता हो चुकी है, जो एक्सेसिवनेस जो बढ़ चुके हैं, वह बाहर जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूजन। ठीक है ना? क्या हो जाता है प्यारे बेटा? तो जिसको कहते हैं डिफ्यूजन कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, विसरण कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या और कह सकते हैं? डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या होता है ये डिफ्यूजन, इस बात को समझते हैं। तो देखिएगा डिफ्यूजन को, कुछ पदार्थ
आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, है ना, ये सभी जो पदार्थ होते हैं ये विसरण द्वारा, डिफ्यूजन प्रक्रम द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गति कर सकते हैं। जब भी कोई सेल होती है, जब भी कोई कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर और उस कोशिका से बाहर पदार्थों का आवागमन लगातार चलता रहता है और ये हर जगह चलता रहता है कि सबस्टांसेस का मूवमेंट, अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं किसी भी जंतु के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो अगर पदार्थों का आवागमन नहीं होगा, है ना, तो स्थायित्व आ जाएगा। और आपको पता है स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी ही तो जो है वो मृत्यु का परिचायक है ना। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर उपापचयन क्रियाएं लगातार चलती हैं और ये क्रियाएं अगर चलती हैं तो उसमें जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट्स होता ही रहता है ना। तो देखिएगा उसी चीज में ये विसरण आपको समझ में आ गया होगा। क्या होता है इस विसरण में, ये बात आप समझेंगे। यह पदार्थ बहुत ही छोटे आकार के होते हैं, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली की फॉस्फोलिपिड परत से शीघ्र डिफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये इतने साइज में छोटे होते हैं, तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको कोशिका कला भी आप कहते हैं, वह उसके आर पार आसानी से ये जा सकते हैं, चले जाते हैं। क्लियर, ठीक है। और समझते हैं इसमें हम और क्या होता है, तो देखिएगा विसरण उच्च सांद्रता, अब ये आपको परिभाषा है बेटा, इसको याद करना है। विसरण उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर एक समान, है ना, एक समान सांद्रता बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स की स्वतः गति होती है। इसमें यह ठोसों और द्रव की अपेक्षा गैसीय प्रावस्था में तीव्रतर होता है। तो यहाँ पे दो बातें कही गई हैं, इनको हमें समझना है कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो पदार्थ जा रहे होते हैं, जो सबस्टांसेस, मॉलिक्यूल्स या आयंस आवागमन जिन्हें करना होता है, वह अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन टू दे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जब मूवमेंट करते हैं, आते जाते हैं, तो उसी को कहते हैं विसरण या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। और यह ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैसों में होता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण दें आपको, जैसे आप किसी कमरे में हैं, है ना, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा उसी में हैं, उसमें एक कोने में अगर एक जो है वो अगरबत्ती जला दी जाए, इंसेंस स्टिक को बर्न कर दिया जाए, एक अगरबत्ती जला दी जाए, धूप बत्ती जला दी जाए, तो आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम, है ना, उस पूरे कमरे में वो लगातार उसकी स्मेल फैल जाती है। तो अगर स्मेल जो है वो फैल रही है, उसकी सुगंध फैल रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, जहां पे वो जल रही थी वहां पे उसकी सांद्रता ज्यादा है, उन मॉलिक्यूल्स, उन पार्टिकल्स की जो स्मेल है जा रही है, जिनके थ्रू उनकी जो कह सकते हैं सांद्रता उच्च है, वहां पे ज्यादा है, तो वो अपने निम्न की तरफ जहां पे बिल्कुल नहीं है, स्थायित्व समानता बनाए रखने के लिए वह गमन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। और यह लगातार आप अपने घरों में देखते रहते होंगे, जब भी आप पूजा करते होंगे या जब भी आप अगरबत्ती वगैरह जलाते होंगे, है ना, तो फिर आपको यह कंडीशन देखने को मिलती होगी। क्लियर, चलिए इस बात को और भी हम अच्छे से समझते हैं, है ना, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह से लेते हुए इसको समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन बेटा काफी आता है और इस फिगर के माध्यम से हम चीजों को समझेंगे कि आखिरकार जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह अमीबा आपको दिखाया गया है, और अमीबा एक कोशिकीय जीवधारी है। कैसा है यह एक कोशिकीय जीवधारी है, और यह जो है वो
पूरा ही अपना फंक्शन जो है वो डिफ्यूजन के द्वारा कर लेता है। इसमें जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, जो खाद्य रिक्तिका होती है, वह डिफ्यूजन के द्वारा ही इसके अंदर आती है और जब उसका यह पाचन कर लेता है, हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जब उसका यह पाचन कर लेता है तो उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यह बाहर निकाल देता है डिफ्यूजन के द्वारा ही। तो इसमें ये क्लास 9th और 10th में यह क्वेश्चन बहुत बनता है, यह क्वेश्चन बहुत बनता है प्यारे बेटा, कि जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, उनमें तो विसरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु क्या जो वह कोशिकीय जीवधारी हैं, जैसे जैसे कि आपको दिखाया गया है मनुष्य में, यहाँ पे जैसे मनुष्य आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी ले लीजिएगा आप, ठीक है ना, गाय ले लीजिएगा या कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप लेंगे, तो उसमें क्या देखते हैं आप, इसमें क्या डिफ्यूजन जो है वह सफिशिएंट है, वह पर्याप्त है, उसमें सभी कोशिकाओं के द्वारा विसरण संभव है या क्यों उसके लिए जो है पर्याप्त नहीं रहता है। इस बात को जस्टिफाई करने को कई बार आता है। तो आप समझिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, उनका शरीर पूरा वातावरण के टच में रहता है। शरीर वर्ड यूज कर नहीं सकते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना, वास्तव में तो वो एक कोशिका से बना हुआ है, तो वो एक कोशिकीय पूरा अमीबा जो है वो वातावरण के टच में रहता है ना, पूरा उसका जो है वो एक कोशिका वातावरण के टच में रहती है, तो डिफ्यूजन चारों तरफ से होता है। क्लियर है ना। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीवधारी हैं, आपको यहाँ पे मनुष्य में ही लग रहा है, दिखाया गया है 10⁴ सेल्स हो सकती हैं, मीन्स मिलियंस और बिलियंस में सेल्स पहुंच जाती हैं और सभी सेल्स जो होती हैं वो वातावरण के डायरेक्ट टच में नहीं होती, तो नहीं होती हैं, तो उसमें विसरण जो है उसी से सभी कार्य संभव हो पाना आसान नहीं होता है। इस वजह से उसमें स्पेसिफिक ऑर्गेन होते हैं, उसमें जो ऑर्गेन होते हैं वह स्पेसिफिक ऑर्गेन्स होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए अगर हम बात की जाए, तो रेस्पिरेशन के लिए अगर कहा जाए तो क्या होता है, उसमें लंग्स होता है, फेफड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सक्रीशन के लिए बात की जाए प्यारे बेटा, एक्सक्रीशन के लिए बात की जाए तो क्या होती है, किडनी होती है, क्या होती हैं, किडनी होती है। क्लियर है ना। तो आप समझ सकते हो कि जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं उनमें जैसे मनुष्य हो गया, पेड़ हो गया, अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो उसमें श्रम विभाजन पाया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ईच एंड एवरी ऑर्गेन्स जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है, अपना एक निश्चित कार्य करता है। आंखों का कार्य अगर देखना है ना, और अगर इसमें किसी दिन कुछ पड़ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये ऐसा नहीं है कि उसकी जगह पे कान देखने का काम कर सकें, नहीं भाई, कान का कार्य सुनना है, अगर उसमें कुछ पानी चला जाए या कुछ समस्या आ जाए तो ऐसा नहीं कि उसकी जगह जो है नोज वह कार्य कर सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रम विभाजन की क्षमता पाई जाती है, हर ऑर्गेन का, हर अंग का अपना एक अलग कार्य है, स्पेसिफिक कार्य है।
क्लियर है ना। तो इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो केवल जो एक कोशिकीय जीवधारी हैं उन्हीं में संभव है, इसको या इसी के थ्रू ओनली वर्क हो पाना वो बहुकोशिकीय जीवधारी में संभव नहीं है। यह यूज होता है, यह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से उसमें प्रयोग होता है, लेकिन अगर कहें कि सिर्फ इसी से काम चल जाए तो ये संभव नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जो विसरण है वह एक कोशिकीय जीवधारियों के लिए तो अच्छे से संभव है पूरी तरह से, लेकिन बहुकोशिकीय जीवधारियों के लिए पूरी तरह से संभव नहीं है। इसके अलावा भी उसको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, हम आगे और बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के और समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और नया टॉपिक आपके लिए आया हुआ है, विसरण हो गया है यहाँ पे, और अब हम जो लेने वाले हैं वो अगला पार्ट लेने वाले हैं जिसका नाम है परासरण, ठीक है ना। और जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, और इसको परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। चलिए परासरण को समझते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोसिस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, पहली बात तो आपको याद रखनी है एसपीएम। आपको याद होगा हमने आपको एसपीएम के बारे में बताया था कि यह जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन झिल्ली से जल के मॉलिक्यूल की स्वतः गति ऑस्मोसिस कहलाती है। ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो तीनों प्रावस्थाओं में अच्छे से हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसी का डिफ्यूजन प्रोसेस का ही एक पार्ट कह सकते हैं जो कि ओनली लिक्विड मीडियम में होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो उसको हम परासरण या फिर ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। अब ये परासरण और ऑस्मोसिस जो है वह इसमें एसपीएम, इसके मीडियम में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना भी आवश्यक हो जाता है, और जब भी ये होता है तो वहां पे ओनली जो है जो जल के अणु होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वही आवागमन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बातों को आपको अच्छे से समझना है। जो विलेय और विलायक, यहाँ पे विलेय यानी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वह मूवमेंट नहीं करते हैं, जो विलायक होता है, जो जल होता है, जल के अणु ही हमेशा मूवमेंट करते हैं। तो इन बातों को भी आपको समझना होगा। अभी हम इसको और डिटेल में करेंगे, अभी आप यहाँ पे पहले ऑस्मोसिस को समझिएगा। इसकी भी परिभाषा यही होगी, द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स from higher concentration to lower concentration, ठीक है ना, is called osmosis, but in the presence of SPM, selectively permeable membrane in liquid, ठीक है ना। लिक्विड होगा और एसपीएम की उपस्थिति होगी तो वहां पे हम उसको परासरण का नाम दे सकते हैं, ऑस्मोसिस का नाम दे सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए समझते हैं। यद्यपि कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जल की गति जल में विलेय पदार्थ की मात्रा द्वारा प्रभावित होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो जैसे कि मैंने कह दिया 10%, बहुत अच्छा सा यहाँ पे पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा आप। जैसे मैंने कह दिया 10% शुगर सॉल्यूशन, इसको समझ लीजिए प्यारे बेटा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। 10% शुगर सॉल्यूशन अगर किसी ने बनाया हुआ है तो 10% शुगर सॉल्यूशन में 10 मॉलिक्यूल्स जो हो गई वह शुगर की हो गई, ठीक है ना। और वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये आपको निकालना पड़ेगा। तो फिर कितने हो जाएंगे, चलिएगा वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इसको आपको समझना है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वह 90%, यानी 90 मॉलिक्यूल्स जो हैं वह किसके हो जाएंगे, वाटर के हो जाएंगे। और जो 10 है वह किसके हो जाएंगे, वह सॉल्यूट की हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10% जो है आपको याद रखना है। 10% की अगर बात होता है तो ये विलेय के जो अणु होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बात की जाती है, उनसे परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आपको जल के अणुओं की सांद्रता को
कैलकुलेट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, है ना? यही एक कॉन्सेप्ट है इसका, जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नहीं होंगे, आपको हम सिखा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए थोड़ा सा हम इसको साफ करते हैं और समझिएगा आप। अच्छा, अब देखिएगा, अगर हम इस बात को समझें कि एक्चुअल में होता क्या है। ऑस्मोसिस उच्च जल सांद्रता के क्षेत्र से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर निम्न जल सांद्रता की क्षेत्र को जल का मार्ग है। ये बात पता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही जल जो है वो आवागमन करेगा, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। क्लियर? ठीक है ना? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विसरण, डिफ्यूजन को दिखाया गया है। गैस जैसे O2 हो गया, CO2 का हो गया, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। इधर जो है आपको मॉलिक्यूल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, और यहाँ से यह बाहर जा रहे हैं ये। ठीक है ना? ये इसके अंदर से नहीं जा रहे, ध्यान रखिएगा। ये प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है तो इसके अंदर से नहीं जा रहे, इसके ऊपर से ही जा रहे हैं, ये बाहर से इसको जा रहे हैं। लेकिन जो वाटर की झिल्ली है, वाटर का जो मूवमेंट है, जो ऑस्मोसिस हो रहा है, यह प्लाज्मा झिल्ली के अंदर से जा रहे हैं। ये आपको प्रोटीन नजर आ रही होगी, है ना? तो मैंने कहा था विसरण जो है, जो कह सकते हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, वह बिना एसपीएम के भी हो सकता है, लेकिन जो परासरण है, जो ऑस्मोसिस है, वह बिना प्लाज्मा झिल्ली के संभव नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं वह अपने आर पार जो है सब्सटेंसेस को आने जाने देती हैं। तो विसरण और परासरण में आपको अच्छे से अंतर हो गया होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को और समझते हैं। अब देखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, है ना? उन एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और देखना है। देखिए, जैसे कि एक्स्ट्रा पॉइंट में पहली बात जो लेकर के आए हुए हैं, वह इन्होंने कहा है कोई भी आरबीसी जो होती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी जिनको हम क्या कहते हैं प्यारे बेटा, क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। जल में डालने पर यह जल का अवशोषण करके फूलने लगती हैं, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। समझिएगा, यहाँ पे जैसे कि दिखाई गई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया जा रहा है, वाटर आना जाना दिखाया जा रहा है, और जो कोशिका है, अभी आप जो है नीचे लिखे उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी आप सिर्फ जो है ये आरबीसी है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा है, ठीक है ना, अगर हम कहें अभी तो इसको भी आपको इन चीजों को नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ इस बात को पहले देखो। इन्होंने कहा है कि आरबीसी को अगर, है ना, जल में डाल देते हैं तो वह बस्ट होने के चांस होते हैं, फटने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी जाता है और इसके ऊपर कोई भी हार्ड कवरिंग नहीं होती है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर है ना प्यारे बेटा? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। अब आपको समझना है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें यह पाई जाती है, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी आगे हम आपको समझाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए। अतः अधिक जल अवशोषण के कारण यह कोशिकाएं फट जाती हैं, बिल्कुल। तो यहां से आप देखेंगे, अगर ज्यादा इसमें पानी, ये नॉर्मल इस कंडीशन में होती है, बाइकॉन्केव शेप में होती है। हमारी आरबीसी या हमारे रक्त में जो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, वह अगर उसको हम इस तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे, है ना, उसको अल्प पराशरी सॉल्यूशन में डाल देंगे, तो उसमें पानी अंदर जाएगा और वह फटने के चांस होंगे, वो बस्ट हो सकती है। क्लियर है ना? चलो ठीक है, और समझते हैं इसको, अभी हम और आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे कि देखिएगा,
उससे पहले आपको इन टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, इन पॉइंट्स को समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये आपको नहीं आते हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री जो है वो आगे आपको प्रॉब्लम करेगी। तो चलो पहले हम इन टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिए प्यारे बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखिएगा इनको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लेते हैं। हम्म, बहुत सुंदर, देखिए, चलिए नोट करिएगा इनको अच्छे से। हम्म, बिले, क्या कहते हैं इसको, बिले सॉल्यूट। क्या होता है ये सॉल्यूट? सपोज कर लीजिए आपने एक बीकर लिया हुआ है, आपने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में आपने शुगर पार्टिकल्स, शुगर पार्टिकल्स जो हैं उनको इसमें ऐड किया है। क्लियर? शुगर पार्टिकल्स को आपने इसमें ऐड किया है और यहां पे आपने वाटर डाला हुआ है, इस वाटर में आपने इन शुगर पार्टिकल्स को ऐड कर दिया, मिला दिया, ये हो गया वाटर यानी जल, जिसको आप H2O भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? H2O, ठीक है ना। ये शुगर पार्टिकल्स हो गए। तो यहाँ पे जो शुगर पार्टिकल्स हैं, जो चीनी है आपकी, ठीक है ना, जो जो चीनी है वह कहलाएगी सॉल्यूट। क्या कहलाएगी प्यारे बेटा? सॉल्यूट कहलाएगी, यानी बिले कहलाएगी। क्लियर? और जो जल के अणु हो जाएंगे वह यहाँ पे क्या कहलाएंगे? तो वह कहलाएंगे विलायक। क्या कहलाएंगे? विलायक कहलाएंगे, यानी कि इसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। पहली बात ये समझिएगा कि एक बीकर लिया हुआ है, उस बीकर में अगर पानी भरा हुआ है तो जो पानी है वह तो उसमें विलायक है क्योंकि पूरा भरा हुआ है जल से, है ना, वो हो जाएगा H2O। उसमें अगर शुगर पार्टिकल कह दें या फिर सॉल्ट पार्टिकल कह दें, है ना, नमक या चीनी मिलाई जा रही है, तो जो नमक या चीनी मिलाई जा रही है वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी? सॉल्यूट पार्टिकल कहलाएगी, बिले कहलाएगी। क्लियर हो गया है? अब ये जो मिक्सचर तैयार हो रहा है, जो शिकंजी तैयार हो रही है ना, जो एक कह सकते हैं शरबत तैयार हो रहा है, वह क्या है? तो वह कहलाता है बिलियन, यानी सॉल्यूशन कह सकते हैं उसको हम। एक और अलग अगर हम नाम दें तो उस पूरे को क्या कह सकते हैं? तो उस पूरे को सॉल्यूशन। इसको और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो यह जो बनती है कंडीशन, वह बनती है सॉल्यूशन की। क्या बनती है प्यारे बेटा? सॉल्यूशन की बनती है, जिसको आप बिलियन कह सकते हो, ठीक है ना, जिसको आप बिलियन कह सकते हो। क्लियर है ना? तो आपको तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे प्यारे बेटा, एक बार ध्यान दीजिएगा। आपको बिले क्लियर हो गया होगा, आपको विलायक क्लियर हो गया होगा और बिलियन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है ना? ठीक है ना? तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाकर के आप जो बायोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है, वह अच्छे से समझ पाएंगे। मेरे जो भी प्यारे प्यारे छोटे मोटे चुन्ने मुन्ने से बच्चे देख रहे हैं इसको, या जो बड़े दोस्त भी हमारे देख रहे हैं जिनको अपना बेस क्लियर करना है, वे यहाँ से चीजों को समझते चलें, है ना। और ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वही आपको आगे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। तो चलिए दो और टर्म्स को हम समझते हैं, एक है कंसंट्रेट यानी सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है, इस बात को भी समझते हैं, है ना। जो तनु होता है, जो तनु कंडीशन होती है या फिर जो डाइल्यूट कंडीशन होती है, समझिएगा क्या होती है, डाइल्यूट कंडीशन होती है,
जब किसी भी चीज में पानी ज्यादा हम बढ़ाते जाएंगे, जल की मात्रा इंक्रीज करते जाएंगे, वह पतला होता चला जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डाइल्यूट, यानी तनु कहेंगे। और जब उसमें से पानी को हम निकालते चले जाएंगे, पानी की मात्रा कम करते चले जाएंगे, वह गाढ़ा होता चला जाएगा, है ना, डेंसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो हम उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड। क्या कहेंगे प्यारे बेटा? उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड कहेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए पांचों टर्म आपको अच्छे से समझने हैं। एक विलेय हो गया, एक विलायक हो गया, एक विलयन हो गया, एक सांद्र यानी कंसंट्रेटेड हो गया, और एक डाइल्यूट हो गया। इनको आप जरूर समझिएगा। क्लियर है ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, और लेकर के चलते हैं आपको अगले पॉइंट की तरफ। अब एक बार इस पॉइंट को भी आप अच्छे से देखिएगा, कवर कीजिए। बाय बेटा। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है ना। इस बात को अगर हम समझते हैं तो देखिएगा, विलेय, विलायक और विलयन, विलेय, विलायक और विलयन में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से चीजों को दिखाया गया है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी हम एक बार, इस फिगर से आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा इस चीजों को हम समझते हैं तो देखो, विलेय, विलायक और विलयन, तीनों चीजों को एक बार फिर समझाया गया है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। विलेय, सॉल्यूट जो होता है वह पदार्थ जो किसी विलायक में घुलता है, विलेय कहलाता है। परिभाषा यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। द सबस्टांसेस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, यह सभी जो है वो विलेय। यहाँ पे देखिएगा ये चीनी रखी हुई दिखाई जा रही है, इसको वाटर में ऐड किया जा रहा है, इसमें मिलाया जा रहा है ना। ये जल जो हो गया वो यहाँ पे वो वाटर या सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है ना? और इसके बाद में जो तैयार हुआ, जो चीनी का घोल, जो नमक का घोल तैयार हुआ, वह कहलाएगा क्या? विलयन। क्या कहलाएगा प्यारे बेटा? विलयन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना? क्लियर? मुख्य बात यहाँ पे की पॉइंट देखिए, तो विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो इस तरह से भी आप चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पे परिभाषा दी गई है, आप उनको लिख सकते हैं पूरी तरह से। वह पदार्थ जिसमें विलेय घुलता है विलायक कहलाता है। ठीक है ना? विलेय और विलायक के एक समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर की बात होती है यहाँ पे, जिसमें पार्टिकल्स दिखाई ना दें। ठीक है ना? तो ये कंडीशन हो जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं दूध आता है, तो दूध में लोग बाग पानी मिला रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे दूध जो है वो विलायक हो जाएगा, और पानी जो है थोड़ा कम मिलाया जाता है वो विलेय हो जाएगा, नहीं तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को कि आखिरकार इसमें क्या अंतर है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। विलेय हमेशा जो है कम मात्रा में होता है, विलायक जो है अधिक मात्रा वाला बोला जाता है, और विलयन जो है वो एक समान मिश्रण जब तैयार होता है तो वह कहलाता है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो ठीक है, एग्जाम्पल आपको चित्र सहित दिखाए गए हैं। विलयन हमेशा पारदर्शी होता है और इसमें विलेय कण दिखाई नहीं देते हैं, मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। क्लियर है ना? तो चलिए ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, जिससे आप इससे कुछ अपने परिभाषाएं बना सकें, नोट्स बना सकें। क्लियर बेटा? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ और चीजों को दिया गया है, जैसे जल में बने लवण, जल में बने लवण अथवा चीनी के विलयन में किसी जंतु कोशिका जैसे लाल रुधिर कोशिकाएं या आरबीसी को रखते हैं, तो निम्नलिखित तीन में से कोई एक क्रिया हो सकती है। अभी जो सॉल्यूशन बना, अभी जो कंडीशन बनी, उसमें जो है वो अगर हम आरबीसी को रखें या किसी भी जंतु कोशिका को रखें, तो उसमें क्या क्या कंडीशन बनती है उसको यहाँ पे बताया गया है, उसको समझते हैं। चलिए उसको अगर हम देखते हैं तो देखिए तीन कंडीशन कौन कौन सी बनती हैं, तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक
और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इस बात को डिटेल में समझते हैं। तो देखिएगा, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, पहली कंडीशन है, आपको इसका नाम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में कहें तो अल्प पाराशरी विलयन इसको कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यदि कोशिका के परिवेशी माध्यम में कोशिका की अपेक्षा उच्चतर जल सांद्रता होती है, ठीक है ना, तब यह कंडीशन बनती है। ठीक है, जिसको यहाँ पे हाइपोटोनिक, यानी ये वाली कंडीशन की बात हो रही है। यहाँ पे जल अंदर आता है और कोशिका फूल जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप ध्यान रखेंगे, एक फ्रेज है हाइपो एंडो, आपको याद होगा, एंडो ऑस्मोसिस और एक्जो ऑस्मोसिस, दो कंडीशन भी आपको याद रखनी है। एंडो ऑस्मोसिस मीन्स जब जल कोशिका के अंदर आ रहा हो, और एक्जो ऑस्मोसिस जब जल कोशिका से बाहर जा रहा हो। तो अगर इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका रखी जाती है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया तो क्या होगा, वह कोशिका फूल जाएगी, पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या क्या कंडीशन होगी, आपको उसको आंसर देना है। तो आप ये फ्रेज याद रखिएगा, हाइपो एंडो और हाइपर तो एक्जो। एक्जो, एक्जो मीन्स बाहर साइड और एंडो मीन्स अंदर साइड, इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं इसको, देखिएगा। अर्थात यदि विलयन बहुत ही तनु विलयन है होता है तो कोशिका ऑस्मोसिस द्वारा जल ग्रहण करेगी। इस प्रकार का विलयन तनु विलयन यानी अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ऐसा कैसे होता है। हम इसको भी आपको डिटेल में थोड़ा सा और समझाएंगे कि आखिरकार जो है जल अंदर कैसे जा रहा है। तो देखिएगा, अगर हमने अभी कहा था कि जो विलयन है, जो कोशिका के परिवेशी माध्यम में कोशिका की अपेक्षा उच्चतर जल सांद्रता है, अगर बाहर हायर कंसंट्रेशन है वाटर की और कोशिका के अंदर जो है, सेल के अंदर जो है वो जल की कंसंट्रेशन कम है, तो मैंने आपको ऑस्मोसिस में पढ़ाया है, हमेशा जल किधर से किधर को मूवमेंट करेगा, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो परिवेशी माध्यम से कोशिका के अंदर जो है वो जल चला जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है ना, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ समझते हैं आपको। समपराशरी माध्यम, अब ऐसी भी कंडीशन बनती है भाई, कई बार क्या होता है इसको आपको समझना है। ठीक है। हम्म, अब देखते हैं इसको। समपराशरी विलयन क्या कहलाता है, ये समपराशरी विलयन, इसको देखिएगा। समपराशरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब कोशिका के अंदर, जब कोशिका के अंदर और कोशिका से बाहर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, दोनों की मात्रा लगभग समान हो जाए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर, कुछ वाटर जो है वो बाहर भी जाता है, कुछ वाटर अंदर भी आता है, दोनों परिस्थितियों में अगर जल की मात्रा इक्वल हो जाए, नेट गेन है ना, और कह सकते हैं मूवमेंट जो है वो इक्वल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, समपराशरी विलयन कहेंगे इसमें। ठीक है ना, जैसे उदाहरण जो होता है इसका, एक रिंगर सॉल्यूशन हो जाता है जंतु कोशिका के लिए, एक समपराशरी विलयन कहलाता है। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझिएगा।
अब देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका जो है, जो इसका थर्ड पार्ट है, उसको समझते हैं हम, ठीक है ना, और उसको समझते हैं, देखिएगा, ठीक है। जल प्लाज्मा झिल्ली को, जल जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली को दोनों दिशाओं में पार करता है हमेशा, परंतु इस समय उसमें प्रवेश करने की अपेक्षा कोशिका अधिक जल निकालती है, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट कंडीशन हो रही है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका फूलेगी, यानी कि कोशिका के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जल जा रहा है, इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है ये। इस कंडीशन में जल जो है वो अंदर भी जाएगा, बाहर भी, इन भी होगा और आउट भी होगा, दोनों तरफ जाएगा ये, लेकिन नेट मूवमेंट जो है वो इक्वल रहेगा। लेकिन इसमें देखिएगा आप, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका सिकुड़ेगी, यानी प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन हो जाएगी, आउटवर्ड जो है वो जल ज्यादा जाएगा, है ना। अब ध्यान रखिएगा, है ना, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आई है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस वह कंडीशन होती है जब उसकी सेल मेम्ब्रेन से उसके अंदर का जो कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है, वह पूरा सिकुड़ के, या सेल वॉल से, अगर हम ये बात कही जाए, सेल वॉल से अगर ये जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, वह हार्ड होती है, स्टिफ होती है, पता है आपको इतना। उसके अंदर हमने कहा था जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के सिकुड़ के अगर सेंटर की तरफ चली जाती है, क्यों, क्योंकि पानी उसका बाहर निकल गया है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वह, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि यह कोशिका जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है। कैसी हो गई है, सिकुड़ गई है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई है, वाटर इसका बाहर चला गया है। तो आपको दोनों तीनों कंडीशन जो है वो समझ के रखनी है। इस प्रकार की स्थिति में पादप कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित यानी प्लाज्मोलाइज्ड होना कहा जाता है, और अगर कोई जंतु को इसका ऐसा कार्य हो रहा है उसमें, तो उसको कुंठ दंती यानी क्रीनेटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रीनेटेड कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। प्लाज्मोलाइज्ड जो है और उसको जो है क्रीनेटेड वर्ड आपको याद रखने हैं, ऐसा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। तो तीन प्रकार के मैंने आपको सॉल्यूशन समझाए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, आपको तीनों को ही याद रखना है प्यारे बेटा, ठीक है ना। फिगर के द्वारा आपको तीनों को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है और आपको समझ में आए होंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई ये क्या लेकर के आगे सर, ये क्या लेकर के आगे भाई, तो मुझे लगा कि आप काम करते करते बहुत ज्यादा थक गए होंगे। देखिएगा ये काम कर रहा है ना, वर्क कर रहा है बेचारा, समुद्र से जो है वो नमक निकाल रहा है ना, समुद्र के पानी में से नमक निकाल रहा है। मुझे लगा आप कार्य करते करते थक गए होंगे, तो आपके लिए जो है वो खीरा और टमाटर का सलाद लेके आया जाए। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हो, खीरा और टमाटर का सलाद ही खिला रहे हो, अगर कुछ खिलाना ही था तो कुछ अच्छी चीज लेके आते। नहीं बेटा, अभी हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे। चलो इन प्यारे प्यारे डायग्राम के थ्रू कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और ये एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए जो जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब कोई खारा पानी पी ले, समुद्र के किनारे है, नमक वाला पानी होता है, अगर कोई खारा पानी पी ले तो क्या होगा, उस बात को हम समझते हैं प्यारे बेटा, है ना। उस बात को आपको बताते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार खारा पानी पीने से प्यास क्यों नहीं बुझती है, खारा पानी पीने से प्यास क्यों नहीं बुझती है, उसका कॉन्सेप्ट यहीं पे छिपा हुआ है ना। आपको इसीलिए तो कहते हैं विज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको दिल से पढ़िएगा, आपको मजा आएगा, है ना। तो देखिएगा, खारा पानी पीने से, अगर कोई व्यक्ति खारा पानी पीता है, मान लिए कार्य करते करते थक गया यहाँ पे, और उसे लगा कि भाई समुद्र में तो है ही, यहीं से पानी पी लेते हैं, तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इस बात के लॉजिक को समझेंगे कि आखिरकार उसकी प्यास क्यों नहीं बुझेगी, ये बात पहली बात। दूसरी बात समझ लो, आपने कई बार जो है जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है या फिर आप लंच या डिनर करने जाते हैं, तो मम्मी ने कहा है कि भाई कुछ नहीं करती हो,
चलो थोड़ा सा काम करो, ऐसा करो तुम वो फ्रिज में खीरे और टमाटर पड़े हुए हैं, उनको काट के एक बढ़िया सा सलाद बनाओ, ठीक है ना। आप सलाद बनाती हो, थोड़ा सा आप उसमें नमक डाल देती हो, जैसे ही आप उसमें नमक डालती हो, है ना, आप थोड़ी देर बाद देखती हो उस प्लेट में क्या हो जाता है, पानी पानी आ जाता है। उस खीरे और टमाटर से जो है वो पानी छूटने लगता है। आखिरकार वह वाटर कहां से आया, वह पानी तो हमने उसमें नहीं डाला है। तो ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए। पहला कि खारा पानी पीने से प्यास क्यों नहीं बुझती है। कहा जाता है ना कि जल समुद्र में जो है आदमी डूबने से कम मरता है, प्यास से ज्यादा मर जाता है, खारे पानी से ज्यादा मर जाता है। ऐसा क्यों? इसी तरह से इस प्लेट में जो जल आ रहा है, जो पानी आ रहा है, वह कहां से आ रहा है। तो चलो समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिएगा दोनों ही कंडीशन में एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो लग रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है तो देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा प्यारे बेटा, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है ना, आपको इसको समझना चाहिए। देखिएगा अगर हम इसको कहें कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, उस बात पे आइएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है तो देखिए, अधिक खारा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि खारा पानी आहार नाल में से, यानी जो फूड पाइप होता है उसमें से जल को एक्जो ऑस्मोसिस, ध्यान रखना प्यारे बेटा, एंडो ऑस्मोसिस, और पहला टर्म हो गया एंडो ऑस्मोसिस, दूसरा टर्म हो जाएगा एक्जो ऑस्मोसिस। ठीक है ना, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को आपको ध्यान में रखना है। तो एक्जो ऑस्मोसिस के कारण होता क्या है, और एकत्रित कर देता है, जो कि निर्जलन यानी डिहाइड्रेशन का कारण बनता चला जाता है। मींस जब भी कोई भी समुद्र में रहने वाला, कह सकते हैं उसके सब पास काम करने वाला, नमक वगैरह बनाने वाला पर्सन, अगर वह खारा पानी पी लेगा तो उसका जो फूड पाइप है ना, उसमें जो कोशिकाएं हैं, उसका जो कह सकते हैं जो फूड पाइप है उसमें जो कोशिकाएं हैं, उनसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एक्जो ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्यों एक्जो ऑस्मोसिस हो जाता है, इस बात पे ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे हाइपरटोनिक कंडीशन हो गई है। वहां पे जो जल पहुंचा है, जो खारा पानी पहुंचा है, ठीक है ना, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है। अगर सपोज करते हैं उसमें नमक की मात्रा जो है 90% है, प्यारे बेटा ध्यान देना, कितनी है, 90% है ना। और अगर वह 90% है तो उसमें वाटर की मॉलिक्यूल्स कितने रह जाएंगे, निकाल के बताइए जल्दी से, कितने रह जाएंगे वह। ये हमेशा जो दी जाती है वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दी जाती है, ध्यान रखना, किसकी कंसंट्रेशन दी जा रही है, ये सॉल्यूट की। तो वाटर कितना हो जाएगा, 10%, यानी 10 मॉलिक्यूल ही तो बचे हैं। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर वाटर की कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा होगी तो हमारी कोशिकाओं से जल बाहर निकल आएगा, और कोशिकाएं जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी, यानी प्यास और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो समुद्र में आदमी प्यास से ज्यादा मर जाता है, क्लियर है ना। तो इस बात को यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए एक और जो दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था उसको भी सेम समझते हैं। जब हम कटे हुए खीरे टमाटर पर नमक डाल देते हैं तो कुछ देर में कोशिकाओं से निकला जल प्लेट में इकट्ठा हो जाता है, यही क्या कहलाता है प्यारे बेटा, एक्जो ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्जो ऑस्मोसिस कहलाता है। मम्मी कहती हैं कि भाई टमाटर और खीरा काटने के लिए बोला था तुझे, क्या उसमें पानी भी मिला दिया है। तो आप भी चक्कर में पड़ जाते हो कि इसमें आखिरकार ये वाटर कहां से आ गया, ये जल कहां से आ गया। अब आपको क्लियर हो जाएगा वह कैसे आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ एक्जो ऑस्मोसिस। समझ में आया ना, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होती है वो वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिएगा एक बार इस बात को फिर समझिएगा, एक्जो ऑस्मोसिस का कंडीशन समझिएगा। जैसे ही हमने उसमें सॉल्ट मिलाया, नमक मिलाया प्यारे बेटा, क्या मिलाया, नमक। चलो मैं इसको लेकर के चलता हूं आपको, देखिएगा, है ना, इस बात को आप समझिएगा। देखिएगा आपने जैसे ही इसमें नमक मिलाया, समझ लेना मजा आएगा आपको, ठीक है ना। आपने जैसे ही इसमें जो है वो नमक मिलाया,
वैसे ही क्या होगा, इसमें वाटर जो है वो आना शुरू हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट आपने मिलाया है उसकी वजह से यहाँ पे, उसकी वजह से सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है, आपने 10% मिलाया, आपने थोड़ा और नमक डाल दिया, 20% मिला दिया, थोड़ा और डाला, मान लिया 30%। हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप इसकी नमक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, 0 से आपने शुरुआत की थी, बढ़ा रहे हैं, तो भाई जल की मात्रा भी तो यहाँ पे कम हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है, समझ लीजिएगा कैसे। 10% है तो जल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा प्यारे बेटा, ठीक है ना। और अगर आपने 20% मिलाया तो 80% हो जाएगा, बाहर की बात कर रहे हैं हम, और थोड़ा मिलाया तो 70% हो जाएगा। अगर इस तरह से कंडीशन बन रही है तो जो खीरा के और टमाटर के अंदर पानी था उसके अंदर तो भरा हुआ था, वहां तो 100% था, तो उस 100% वहां हायर कंसंट्रेशन हो गई थी, और जो बाहर कंसंट्रेशन हुई नमक के डालने से, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मिलाने से, वहां कंसंट्रेशन जल की कम हो गई। सॉल्यूट की तो बढ़ रही है, नमक की तो बढ़ रही है, लेकिन जल की कम हो गई उसकी अपेक्षाकृत। इसकी वजह से खीरा और टमाटर के अंदर जो पानी भरा हुआ था वह बाहर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया हो तो एक बार रिकैप कर लेना उसको, और समझ में आ गया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और प्यारा सा कमेंट जरूर देना है ना। खीरा भी खिला रहा हूं भाई, टमाटर भी खिला रहा हूं, पानी भी पिला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, चीनी का घोल भी पिला रहा हूं, शिकंजी भी पिला रहा हूं तुम्हें। चलो ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बेटा, आपको आज का जो है कॉन्सेप्ट वो समझ में आए होंगे। यहीं पे हम इस क्लास को जो है वो फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम जो है जोश मीटर बना रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।